जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बेसिक मैथ यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये बेसिक मैथ जो ये टॉपिक है, ये आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। और इसमें लिखा भी हुआ है फॉर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स, यानी कि जो स्कूली लेवल पर जो स्कूलिंग के अंदर स्कॉलरशिप्स एग्ज़ाम्स होते हैं, छात्रवृत्ति योजना जो चलती है, उनके अंदर ये मैथ का पोर्शन अच्छे खासे नंबरों में पूछा जाता है और अच्छे खासे इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने 3 स्कॉलरशिप्स एग्ज़ाम्स के नाम लिखे हुए हैं। NTSC नेशनल टेस्ट स्कॉलरशिप्स एग्ज़ाम, और ये STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, और ये NMMS नेशनल मेरिट मम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स इसके अंदर आते हैं। जैसे कि NTSC है, ये 10th और 12th लेवल पर होता है, और ऐसे ही ये STSC भी 10th और 12th लेवल पर होता है, और NMMS है वो 8th लेवल पर होता है। तो ये एग्ज़ाम्स मैंने 3 लिखे हुए हैं उसी प्रकार से। तो ये जो मैथ है वो यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये रीजनिंग का एक टॉपिक है, या कहें कि रीजनिंग मैथ का एक टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर ये मैथ जो है, मैथ के अंदर सभी प्रकार के रीजनिंग अपने कह सकते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। तो तर्क करने की जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि तर्क करने के लिए अपने जैसे किसी को अपने पज़ल खेलते हैं, तो इसके अंदर पज़ल के गेम होते हैं। पज़ल हो गया, और मतलब मिरर इमेज वगैरह, क्यूब, डाइस, इस प्रकार के गेम होते हैं इसमें काफ़ी। रीजनिंग एक गेम प्रकार से होता है। वैसे ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर सब मिक्सअप होता है। तो रीजनिंग के अंदर भी मिक्सअप आता है, लेकिन रीजनिंग के स्पेसिफिक टॉपिक भी होते हैं। लेकिन जहाँ पर आ जाए कि मैथ का आपका टेस्ट है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, उसके अंदर सारी रीजनिंग जो है वो कंबाइंड होती है, यानी कि सबके एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे मैथ कहते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक क्षमता परीक्षण। तो ये है मैथ। तो आजकल ये क्या है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको लगभग रीजनिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं स्टेट के भी और सेंट्रल लेवल के भी, जिनके अंदर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। रीजनिंग यानी कि मैथ। तो आप उन किताबों में जब पढ़ते हैं तो रीजनिंग क्या है, अलग अलग टॉपिक वाइज समझाई होती है। लेकिन जब वो पेपर के फॉर्मेट में आती है तो उसमें टॉपिक नहीं लिखे होते कि ये टॉपिक है, ये इसका टॉपिक है, नहीं। वहाँ पे आपको मैथ ही मिलेगा, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट ही मिलेगा, यानी कि सब कमांड। तो ये मैथ है। तो आज हम इसका बेसिक करेंगे। इस बेसिक के अंदर आपको बिल्कुल ही सरल सरल जो क्वेश्चंस हैं इसके, वो देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को जो है बच्चों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बड़ों में भी, ताकि कोई नए सीख रहे हो, जो रीजनिंग कहें या अपने मैथ कहें, वो सीख रहे हो, तो उन्हें आसानी होगी और काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिलेगा। और बच्चे भी इसे आसानी से एक गेम के रूप में भी कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास। कि एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है। एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है। पासा यानी कि डाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन, यानी कि दिखाई गई है। इन विच देयर इज 5 ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ डाइस, विच नंबर विल बी देयर द टॉप ऑफ सरफेस, यानी कि 5 जो है, 5 नंबर जो है वो इसके नीचे की सतह पर है। जो नीचे की सतह होता है, आपने डाइस देखी होगी, सबने जब अपने लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें डाइस आपने देखी होगी, जिसमें 1 2 3 ऐसे, पीछे 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। तो इसके नीचे वाली साइड तो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों डाइसों के। तो अपनों को बताना है टॉप पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। NMMS का यहाँ पे लोगो लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, यानी कि 8th लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बेसिक है। तो 5 और यहाँ पे 5 है, तो देखिए 6 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 तो दिया हुआ है। तो बचा क्या, 1। तो दोनों में अपनों को यहाँ पर एक एक लगाना होगा। तो एक एक ही बचता है, तो वो लगा देंगे, क्योंकि ये एक ही डाइस है, पूरी की पूरी जो है वो एक ही डाइस है, एक ही क्यूब है।
तो पासे का एक ही है ये, तो वो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, फोर्थ जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये पासा इस प्रकार से है कि इसके एक फलक पर यहाँ पर 6, फिर इस पर 3 आ गया, फिर इसके नीचे तो जैसे यहाँ पे तो 5 दिया ही हुआ है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं 5, और एक फलक पर इधर जो ये फलक है, मतलब ये नीचे की साइड है, तो इस पर 4 है, फिर इसके इधर वाले पर 2 है, तो ऊपर 1 बचा। तो इस प्रकार से ये जो है पूरी पासा, ये डाइस है वो तैयार हो गया। अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमने कि एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है। यानी कि एक पासे को फेंका तो 3 अलग अलग स्थितियाँ आप देख सकते हैं अलग अलग आ रही है, जिसमें ऊपर की सतह पर हर बार 4 है। मान लीजिए हर बार 4 आ रहा है ऊपर, और पासा आपको अलग अलग तरीके से दिखाया जाए कि इधर ये है इधर ये है, तो नीचे की सतह पर क्या होगा। तो इसका बड़ा आसान सा ये कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बचा 6। ये आपको पता है पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 से 6 तक। तो बाकी सब तो देखिए आप इन तीनों पासों में देख सकते हैं आगे। तो बचा क्या, 6। तो 6 जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर। तो 128 नंबर में देखिए इसमें पूछा है कि निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 2 के विपरीत कौन सा अंक है। तो 2 के विपरीत जो है अपनों को अंक बताना है कि व्हाट नंबर विल बी अपोजिट ऑफ द 2 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ डाइस, यानी कि डाइस की पोजीशन के आधार पर। तो इसका एक मेथड होता है। तो दोनों में आप देखिए कि एक कॉमन मिलेगा आपको, यानी कि दोनों डाइस के अंदर एक है ना, इसके अंदर कॉमन मिलेगा, जैसे कि इसमें 2 है, एक उभयनिष्ठ होगा 2, तो इस 2 को आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो है उसको ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 3, 2 के बाद ऐसे चलना है आपको, 2 3 और 5, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है अपनों को घड़ी की दिशा में। तो 2 3 5 ये फर्स्ट डाइस आ गया। फिर सेकंड जो पास है उसका, तो उसमें 2 से स्टार्ट करना है अपनों को, जो कॉमन है उससे, तो 2 लिखा। फिर क्लॉकवाइज चलना है अपनों को, यानी कि घड़ी की दिशा में, तो 6 और 4। तो अपनों को देखिए इससे सबके विपरीत में पता लग गए कि 2 के विपरीत में 2 हो नहीं सकता, तो इसको काट के 1 ऐसे लिखा जाता है इसको, यानी कि 1 आ गया इसके विपरीत में। 2 के विपरीत में क्या आ गया, 1। और 3 के विपरीत में देखिए क्या होगा, 3 का पूछ लेते कि 3 के विपरीत में क्या है, तो 3 के विपरीत में 6, और 6 के विपरीत 3 हो गया। तो इसी प्रकार से 5 के विपरीत हो गया 4, और 4 के विपरीत हो गया 5, तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के विपरीत पूछा था तो 2 के विपरीत 1, और कोई है नहीं, तो इसलिए 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि दिए गए चित्र में 1 की सतह के विपरीत, 1 की जो सतह है उसके विपरीत अपनों को बताना है। तो देखिए कौन सा अंक होगा। अब 3 स्थितियां इसमें क्या है दी गई है, तो इसको 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। 2 तरीके से तो किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बेस्ट जो तरीका है वो बताऊंगा। इसमें अपने को 3 डाइस बांध लें, 3 डाइस है तो 3 डाइसें दी गई है, एक ही डाइस है, इसको 3 अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो अपनों को 1 की सतह के विपरीत पूछा है, यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो वो पूछा है। तो अपने पहली और दूसरी डाइस को लेंगे, तो इसमें जो कॉमन है 1 और 5, इसमें भी 1 और 5। तो देखिए 1 और 5 कॉमन है, पहली डाइस में क्या है 1 और 5 कॉमन है, इसमें भी 1 और 5 कॉमन है। बाकी क्या बचा 6 और 3। तो पहली डाइस में 3, दूसरी में 6, यानी कि 6 किसके विपरीत है 3 के, और 3 किसके विपरीत है अपोजिट है 6 की। ऐसे ही अपनों को दूसरी और तीसरी में कर लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 6 और 1 कॉमन है, इसमें 1 और 6 कॉमन है, यानी कि दोनों में 1 और 6 ही आ रहा है, 1 और 6, 1 और 6, तो ये इसके कॉमन है। तो देखिए 6 का तो अपोजिट आ ही गया। अब क्या बचा इसमें 5 बचा, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 5 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 5 है। तो अपनों को पूछा क्या है 1, तो 1 बचा। अब देखिए ये
इसमें होते कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो देखिए 6 3 के आ गया, 5 4 के आ गया, यानी कि 4 अंक तो कंप्लीट हो गए। तो बचा क्या, 2, 1 और 2 बचा। तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2। ये जो है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2। ये इसका बेस्ट जो है वे है इसको सॉल्व करने का, यानी कि सबसे अच्छा रास्ता यही है इसको सॉल्व करने का। बाकी रास्तों से क्या है, कई बार हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये इसका बेस्ट है, आप कंपैरिजन करके इन दोनों की तुलना करके दो दो की कि इनमें कौन से किसके विपरीत आ रहे हैं, तो लास्ट में एक बचेगा तो उसका निकल जाएगा। तो इस प्रकार के इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए आगे चलते हैं कि निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत क्या आएगा। 3 के विपरीत पूछा है अपनों को। तो देखिए वैसे ही मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में कॉमन आपको होगा एक, यानी कि 3 कॉमन है। तो 3 लिखा, 3 से अपने स्टार्ट करेंगे हर डाइस में। पहली डाइस, दूसरी डाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डी सेकंड डी, यानी कि डाइस पासा। तो 3 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। इधर क्या आएगा, पहले 6 फिर 4, तो 6 और 4। इधर क्या आएगा, 2 और 5, तो 2 और 5। 3 तो आ ही गया, कॉमन है ही। 3 से स्टार्ट करना है अपनों को। तो 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, 1। जरूरी नहीं है कि 1 ही आए हर बार, यानी मान लीजिए यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर 1 होता तो सारी संख्या आ गई, बचा क्या, 2। तो 2 भी इसके विपरीत हो सकता था, लेकिन अपनों को 2 इसके पासे के अंदर दिया है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 दिया है। तो देखिए 6 किसके विपरीत हो गया, 2 के, 2 हो गया 6 के। इसी प्रकार से 4 विपरीत हो गया 5 के, और 5 किसके विपरीत हो गया, 4 के, यानी कि अपोजिट हो गए। अब बचा क्या, बचा 1। तो 1 किसके विपरीत हो जाएगा, 3 के, और 3 किसके विपरीत हो जाएगा, 1 के। तो अपनों को पूछा 3 किसके विपरीत है, तो 1 के। 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए आगे चलते हैं। 136वां क्वेश्चन है कि आप, अब देखिए ये रिलेशन के क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि इस मैट के अंदर क्या है, सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो ये क्या आ गया, रिलेशन का। तो देखिए आपके चाचा, यानी कि ये आप समझ लीजिए आप हैं, तो आपके जो चाचा हैं, तो उनका एक लौता भाई है, एकमात्र भाई है, यानी कि भाई। तो देखिए अपनों को पता है कि अपने चाचा कौन होते हैं, जो अपने पापा के बड़े भाई होते हैं, तो वो अपने चाचा होते हैं। इनका एकमात्र ये भाई है, यानी कि आपके चाचा का एकमात्र भाई। तो इनसे आपका क्या संबंध है, आपका संबंध पूछा है इनसे, आपका संबंध पूछा है। तो आपके ये चाचा लगे, एकमात्र भाई है, तो ये आपके पिताजी होंगे। तो ये क्या आगे, पिता जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये रिलेशन जो है पता हो तो अच्छी बात है, वरना इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो आगे देखिए, आगे है कि ए बी का भाई है। ए जो है वो भाई है बी का, ये इसका भाई है, ठीक है, बी का। अब जो बी है वो सी की बहन है, यानी कि ये बहन है किसकी, सी की। अब जो सी है ये क्या है, डी का पिता है। डी का क्या है, पिता। किसका पिता है, डी का। तो डी का ए से क्या रिलेशन होगा, इस, यानी कि डी का ए से क्या रिलेशन होगा। तो देखिए ये भाई बहन, और इसका क्या है, ये पिता। ये देखिए ये भाई बहन है, और ये क्या है, पिता। तो ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं बन गया। आप ये देखिए, अब मान लीजिए ये इसके भाई है, तो इसकी एक और बहन होगी, ठीक है। तो ये चाचा हो गए आपके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भाई बहन है, और ये सी की बहन है। देखिए ये बहन किसकी है, सी की। ये आगे तीर का निशान लगा हुआ है, बहन है सी की, यानी कि ए किसका भाई है, बी का, यानी कि बी किसकी बहन है, ए की।
तो ये ए बी और सी ये तीनों क्या है, भाई बहन है। ये क्या है, ये भाई बहन नहीं है, भाई बहन। तो इसमें दो तो भाई है और एक बहन है। तो देखिए अब पूछा क्या है, अब सी क्या है, डी का पिता है, यानी कि ये एक चाइल्ड हो गया घर का। तो अब देखिए आपसे पूछ लिया है कि डी का ए से क्या रिलेशन है, यानी कि डी है ना ए को क्या कह के बुलाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जिसका पहला नाम हो वो ए को क्या कह के बुलाएगा। तो देखिए ये भाई बहन है, तो देखिए डी का ए से रिलेशन पूछा है, तो ए है ना ए, वो डी को क्या कहेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें चाचा तो दिया नहीं है कि डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, तो चाचा जी तो दिया नहीं हुआ इसमें। तो इसमें दिया भाई बहन दादा और भतीजा, तो भतीजा ही हुआ, यानी कि इसका क्या है, बेटा है या बेटा भतीजा ही। एक भतीजे का ऑप्शन दिया है, भतीजी भी हो सकता था लेकिन भतीजी का ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि अपनों को देखिए जेंडर नहीं बताया है, डी का क्या है जेंडर नहीं बताया गया है। तो इसमें भतीजा जो है वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। तो इस सी का एक बेटा है, आप ऐसे समझ लीजिए सी का एक बेटा है, तो वो बेटा ए का क्या लगा, भतीजा, और इसका क्या लगा, इसका भी भतीजा ही लगा। तो ये जो है, अब ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नेफ्यू। आगे चलते हैं अपने 138वां, कि कमलेश की पुत्री, कमलेश की पुत्री सी मान लेते हैं कमलेश को, इसकी पुत्री है एक, यानी कि डॉटर डी मान लेते हैं। कमलेश की पुत्री डॉटर की डॉटर है, पुत्री का भाई, यानी कि इसका जो भाई है, इसका ब्रदर भाई मनोज है, मनोज है। तो कमलेश का मनोज से क्या संबंध है। अब देखिए ये क्या है, सी कमलेश, कमलेश की क्या है ये पुत्री, यानी कि ये क्या है पुत्री, यानी जी आप ये समझ लीजिए कि आपके जो नाना जी हैं उनकी पुत्री कौन है, आपकी माता जी जो है वो उनकी पुत्री है, माता जी, नाना जी की माता जी। और आपकी जो बहन है उसका एक क्या है, आप मान लीजिए आप उसके भाई हैं या जो भी हैं। तो ये भाई का संबंध इससे पूछा है, तो क्या लगेंगे, ये नाना जी लगेंगे, ये पिताजी तो इस आपके माता जी के होंगे, जैसे कि ये यहाँ पे क्या लिखा है पिता लिख दिया, तो आपके माता जी के जो पिताजी हैं वो आपके क्या लगते हैं, तो आपके क्या लगेंगे, नाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें आप अपने को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों में उतना ही इनका आंसर होगा, वरना इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए 139 में कि रमेश के पुत्र का भाई, ये फिर वही बन गया, रमेश का पुत्र है, फिर इसका पुत्र, इसका फिर भाई है रोहित, भाई का नाम रोहित दिया हुआ है। तो रमेश का इसके साथ क्या संबंध है, तो रमेश का संबंध पूछा है। तो देखिए यहाँ पे दादा तो दिया नहीं हुआ, तो पोता दिया हुआ है, तो पोता जो है वो इसका राइट आंसर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि रमेश मान लीजिए पिता है, इसका एक पुत्र है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आप, जैसे ये जो पुत्र हैं उनके एक पुत्र है जो आया आप, और आपका एक भाई है, आपका भाई है, तो आपके भाई का आपके पिताजी के पिताजी, आपके पिताजी हैं उनके पिताजी से किस प्रकार का संबंध होगा, तो दादाजी हो गए। तो दादाजी आपको क्या कह के बुलाएंगे, पोता ही होगा, तो पोता जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो दादा इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। कभी भी देखना इन क्वेश्चन में दो सेम जो निकलते होंगे आंसर, तो देखिए इसका दो आंसर निकलते हैं, इनमें दो दो आंसर निकलते हैं, तो रिलेशन अपने उनको बुलाते हैं वो भी रिलेशन होता है, और वो अपनों को बुलाते हैं वो भी होता है। तो अपने उनको दादाजी बुलाते हैं, वो अपनों को पोता बुलाते हैं, तो दो होते हैं इनके, हर क्वेश्चन के आंसर दो होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं इनमें कभी सेम नहीं दिया होगा, तो पोता जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि नैना के पति, नैना
के जो पति हैं अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। नैना के जो पति है इनके माता पिता पूछा, इनके पति के जो माता पिता हैं उनके मतलब एकलौते पुत्र हैं, एकलौते पुत्र हैं। तो ये पुत्र हैं एकलौते, ओनली वन ही हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नैना की सगी ननंद, इनकी क्या है ननंद, नैना की सगी ननंद यानी कि सिस्टर इन लॉ जो होती है, बच्चों के कितने मामा है। ये ननंद है क्या, ननंद के माता पिता भी तो यही हैं जो नैना के पति के हैं। तो पति इसका क्या हो गया, भाई। नैना के पति हो क्या गया, इसकी ननंद का भाई। तो एक लौता पुत्र है, तो माता पिता की इसके जो मामा पूछा है तो मामा कितने होंगे, तो मामा ही पूछा गया है। तो मामा देखिए, तो मामा देखिए एक लौता पुत्र है तो एक ही जो है इसके मामा होंगे, क्योंकि एक लौता पुत्र दिया गया है तो एक ही मामा होगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। तो इस प्रकार से जो है ये रिलेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो किए जाते हैं। अब देखिए कुछ फिगर वाले क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी आसान होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि किस प्रकार से मूवमेंट हो रही है या किस प्रकार से आगे काउंटिंग हो रही है। तो देखिए इसमें देखते हैं, एक अपनों को टेबल बनाई दी होगी और नेक्स्ट इसमें जो आएगा इसको सी मान लीजिए या क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो इसमें देखिए क्या आएगा वो देखते हैं अपने। अब देखिए इनमें होता क्या है, ये फिगर्स हैं तो इनमें एक नेक्स्ट बॉक्स जो होता है उसका बारे में अपनों को पूछा जाता है। इस प्रकार से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए क्या है आकृतियों में, तो देखिए फर्स्ट आकृति जो ये दी गई है इसमें एक तीर नीचे की तरफ है, फिर ये मूवमेंट होगी कॉर्नर की तरफ, यानी कि ये मूव किया गया है, इतना ऐसे मूव हुआ है। तो आप इसे समझ सकते हैं 45 डिग्री मूवमेंट। ये मैं थोड़ा आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ, आप ऐसे नॉर्मल भी इसको सोच सकते हैं कि 45 डिग्री मूवमेंट हो रही है। तो देखिए पहले 45 पर इतना आधा आया, फिर दूसरे 45 पर पूरा समकोण, फिर तीसरे 45 पर यानी कि 45 और मूवमेंट करानी है। तो ये जो दूसरा कॉर्नर है वो रहा आ गया, फिर एक और मूवमेंट होगी तो एक और पूरा समकोण बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये तीसरी मूवमेंट में ये यहाँ पर आई गया, चौथी मूवमेंट में सॉरी, और लास्ट पांचवी मूवमेंट जो होगी तो 45 और मूवमेंट करेगा, यानी कि यहाँ से पूरी 90 डिग्री मूवमेंट होगी। तो ये तीर का निशान क्या है ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि 45 डिग्री मूवमेंट हो रही है। पहले यहाँ था, फिर 45 यहाँ, फिर 45 यहाँ, फिर 45 यहाँ, अब लास्ट वाली 45 में यहाँ, यानी कि ऊपर की तरफ तीर होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें पूछा है आगे वाली में जैसे बॉक्स आप बना सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि क्या आएगा। तो देखिए पहली में एक ही स्टिक है, फिर दो स्टिक होगी, 1 2, फिर 3 होगी, फिर देखिए 1 2 3 4 होगी। अब आगे वाली में आप सोच सकते हैं 1 2 3 4 और 5 स्टिक जो है वो होगी। तो 5 देख लीजिए, इसमें भी दिख रही है आपको 5, लेकिन इसकी जो ये जो सर्किल है वो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड आ गया, जबकि इसमें राइट हैंड साइड है। तो ये जो है इसका फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 43 में देखिए फर्स्ट कॉर्नर में क्या है, एक डॉट है, फिर सेकंड कॉर्नर में 2 डॉट, फिर फोर्थ कॉर्नर में देखिए कितनी डॉट है, ये थर्ड कॉर्नर में सॉरी 3 डॉट, फिर फोर्थ वापस कॉर्नर में कितनी 4 डॉट। अब आगे बताना है क्या आएगा। तो देखिए ये ऐसे ऐसे कॉर्नर मूवमेंट हो रही है और एक एक जो डॉट है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 4 थी तो यहाँ पर 5 आएगी, तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 डॉट जो है वो आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 5 है, लेकिन ये कॉर्नर जो है वो गलत आ गया, क्योंकि मूवमेंट के हिसाब से ये 2 कदम आगे चल गया। तो ये जो मूवमेंट है वो सही है।
तो ये जो रॉन्ग हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए 144 में अब ये जो इस टाइप का होता है, इसमें थोड़ा गौर से देखना होता है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखिए पहले क्या है, एक वर्ग मान लीजिए आप, वर्ग है उसके अंदर त्रिभुज है। तो देखिए बाद में क्या हुआ, अब इसको इससे करेंगे तो ये लास्ट में आके कन्फ्यूजन हो जाएगा वर्ग और त्रिभुज से। आप इसको साइड से करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 3 4, 4 इसमें साइड से है, यानी कि 1 2 3 4। तो बाहर की तरफ 4 है, अंदर की तरफ एक छोटी यानी कि 3। फिर बाहर की तरफ 3, आप देख लीजिए ये सीरीज चल रही है, बाहर की तरफ 3 है और अंदर की तरफ 4। तो देखिए अब वापस क्या करेंगे, ये 3 4 का कॉम्बिनेशन क्या है, ख़त्म हो गया। 3 एक बार अंदर आ गया और एक बार बाहर आ गया। फिर आगे 5, तो 5 बाहर की तरफ आएगा, 5 बाहर की तरफ, और 4 जो है वो अंदर की तरफ। आप इसी से मैं बना रहा हूँ, इसी का कॉम्बिनेशन है ये, अंदर 4, 4 साइड्स है ये। जैसे आपको बताया 1 2 3 4, उसी प्रकार से त्रिभुज की 3 साइड्स होती है, यानी कि जो साइड में जो ये है इन्हें साइड कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये साइड्स। अब देखिए इसी प्रकार से आगे जब चलेंगे तो बाहर आ जाएगी 4 साइड और अंदर आ गई 5 साइड, जो ये आकृति है। अब 4 5 4 4 5 हो गया। अब बाहर क्या आएगी, 5, ठीक है, सॉरी 5 4 का तो कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया। तो अब अपने देखते हैं इसमें, इसी प्रकार से है, यहाँ पे 4 आ गई, फिर अंदर 5, अब आएगा 6, क्योंकि एक बढ़ जाएगा 6 और अंदर आ जाएगा 5। तो देखिए बाहर की तरफ 6 किस में है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स होगी, और अंदर की तरफ 5 1 2 3 4 5, 5 साइड्स जो है इसके अंदर है। तो ये जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए साइड बताई गई थी, जो जैसे त्रिभुज की तीन साइड्स होती है, वैसे ही जो वर्ग है उसकी 4 साइड्स। साइड्स आपको पता ही है, ये जो साइड्स होती हैं 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जो है वो इसका आंसर होना। वैसे त्रिभुज की 1 2 3, तो ये है। तो आगे चलते हैं अपने। मैं साइड बोल रहा था, साइड तो है ही इसमें। साइड को हिंदी में अपने भुजा कहते हैं, भुजा। तो ये भुजा, इस भुजा और भुजा के आधार पर ही जो है आंसर इसका निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 4, फिर अंदर 3, फिर बाहर 4, फिर बाहर 3, फिर अंदर 4, फिर एक बढ़ जाएगा 5 अंदर, फिर अंदर 4, फिर 4 बाहर 5 अंदर, फिर एक बढ़ जाएगा 6 और फिर 4। तो इस 6 और 5, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये है, तो इसमें देखिए पहले इस प्रकार से भुजा बनी, यानी कि साइड आई, फिर एक 2 साइड आई, इस प्रकार से ये चल रहा है, यानी कि आगे चलता जा रहा है ये सीक्वेंस। 1 फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। अब देखिए ये आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी क्या है, समकोण और आ रही है, इसे भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो आएगी वो भी इसके समांतर या समकोण आप कह सकते हैं आएगी। तो 1 2 3 4, अब ऐसे कर दिया तो ये समांतर नहीं है, नया समकोण है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगी। तो ऐसे करेंगे अपने, तो ये क्या है 90 डिग्री पर भी है और समांतर भी है। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और इसमें 5, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखा है, तो इसमें देखिए यहाँ से 1 इस प्रकार से बना हुआ है ये, फिर 3, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखिए आगे क्या आएगा, तो ये क्या चल रही है, विषम संख्या चल रही है। 1 3 5 7, 7 के बाद में 8 छोड़ा 9, तो इसमें 9 आने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 देखिए आपको सेकंड में दिख रहे हैं। तो
तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फिगर वाले काफ़ी आसान जो है इसके अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए 147 में कि पहले डॉट आई, फिर डॉट के बाद एक भुजा इसमें दिखाई गई है, डॉट, फिर डॉट के बाद में एक भुजा, फिर डॉट के बाद में एक दो भुजा, फिर एक दो, दो आ गई, फिर एक तीन और बना दी। अब इसके बाद में क्या आएगी, एक दो तीन और चौथी चार, चार भुजा वाला आप लोगों को देखना है। तो चार इसमें है, लेकिन डॉट से जाने चाहिए कॉर्नर पे, भुजा पे नहीं, कॉर्नर पे जाने चाहिए। तो इसमें तीन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर देखिए यहाँ पे बनेगा एक, तो वो हो जाएगा पाँच। तो यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाँच देखिए इसमें भी बन रहे हैं, लेकिन ये तो कवर हो ही गया, तो इस प्रकार से ये गलत भी हो जाएगा। इसमें भी पाँच है, लेकिन सब में पाँच है, लेकिन सीक्वेंस जो सही तरीके से जो चल रही है श्रेणी वो यही है। तो एक नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149वां देखते हैं कि पहले इस प्रकार से ये चल रहा है, ठीक है, फिर एक इसमें लाइन बढ़ेगी और ये आगे मूवमेंट कर जाएगा, ठीक है, समकोण पे 90 डिग्री पे मूवमेंट करे जा रही है। फिर दो लाइनें बढ़ जाएगी और ये जो है ये आकृति ये एज इट इज़ रहेगी। फिर तीन लाइनें बढ़ जाएगी और ये जो आकृति है वो एज इट इज़ रहेगी। अब देखिए चार लाइनें बढ़ानी है अपनों को, एक दो तीन चार, और ये आकृति जो है वो एज इट इज़ रखनी है। तो देखिए ये शेप बन के आ रही है, तो ये शेप आपको चेक करनी है कहाँ पर आ रही है। तो देखिए ये शेप आ तो यहाँ पर भी रही है, लेकिन इसमें देखिए ये जो पीछे वाला जो एरो का निशान है वो यहाँ पर आ गया, जबकि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। फिर ये देखिए इसमें भी तीन है, लेकिन एरो गलत जगह है, तो ये गलत, ये भी गलत। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन वो इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। 150वां। अब 150वें में देखिए दो बनाया गया है, फिर दो को क्या है ऐसे अपनों ने फ्लैट कर दिया, यानी कि घुमा दिया 90 डिग्री पर। आप देख सकते हैं इसको घुमाया जा रहा है। दो पहले यहाँ पर था, फिर अपनों ने इसको जैसे कि ये एक इसको एंगल मान लीजिए, तो इधर घुमाया 90 डिग्री पर, मान लीजिए 90 पे घुमाया, तो दो हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब एक बात इसमें और ध्यान देनी है कि इसमें एरो लग रहा है पीछे, जैसे जैसे घुमाया जा रहा है जितनी बार उतनी बार इसमें एरो की काउंटिंग है वो बढ़ रही है। तो ये दो तीर है वो इसका निशान बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें दो हो गया, फिर इसको एक बार और घुमा दिया 90 पर ही, तो ये कुछ इस प्रकार से बना, लेकिन तीन बार घुमा दिया तो तीन तीर के निशान। फिर एक बार और घुमा दिया तो ये कुछ इस प्रकार से बना, चार बार घुमा दिया तो चार तीर के निशान। अब एक बार और घुमाएंगे तो वापस वही पोजीशन आ जाएगी, तीर के निशान कितने हो जाएंगे, पाँच। तो पांच तीर के निशान देखने अपनों को, तो यही जो है वो राइट ऑप्शन बैठ रहा है 3 नंबर, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है कि इसमें मैं पढ़ा जो लिखा हुआ है वो बताता हूँ आपको, कि एक घन की प्रत्येक सतह को भिन्न भिन्न रंग से रंगा गया है। एक घन है ये, इसकी प्रत्येक सतह को भिन्न भिन्न रंग से रंगा गया है। इसे चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया गया है, तो बताओ कितने घन होंगे। ईच फेस ऑफ क्यूब इज कलर्ड विद डिफरेंट कलर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू क्यूब्स एज शोन इन फिगर। देन टेल हाउ मैनी क्यूब्स विल बी देयर इन विच। तो आपने एक क्यूब देखा होगा जिसे रूबिक क्यूब कहते हैं, जो सॉल्व करा जाता है, जिसमें हर साइड पे अलग अलग कलर होते हैं, यानी कि हर फलक पर अलग कलर, 6 कलर होते हैं उसमें। तो उसी प्रकार से ये है क्यूब। आपको इसकी इधर वाली साइड्स, ये साइड्स और नीचे वाली जो साइड है वो नहीं दिख रही, 3 दिख रही है, 3 नहीं दिख रही।
तो इस प्रकार से ये नीचे वाली भी नहीं दिख रही, पीछे वाली और इधर वाली। तो ये वही है जो सॉल्विंग क्यूब आता है, वही उसी प्रकार से 6 अलग अलग रंग है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको वो लिखा देता हूँ पहले, तो वो जब आप लिख लेंगे तो उससे क्या है, ये क्वेश्चन क्या है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, उसी क्वेश्चन जो है अपने उससे से आंसर निकालेंगे कि 3 सतह रंगे हो, यानी कि कलर्ड हो, आप इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं। 3 सतह जो 3 फेस हैं, सॉरी 3 सरफेस हैं, वो रंगे हो, तीनों की तीनों सरफेस रंगी हो। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से, जैसे मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ 3 सरफेस कैसी रंगी होगी। इस प्रकार से कोई इसकी आप क्यूब की जो है एक गुट्टी निकाल लीजिए, जो इसका बॉक्स है वो। तो इस पे मान लीजिए रेड कलर हो गया, इस पे येलो हो गया, इस पे ब्लैक हो गया। तो ये 3 प्रकार से सतह रंगी हो, तो वो बताने अपनों को। तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, ये तो निश्चित है, यानी कि ये एकदम तय है, ये एकदम आइडेंटिटिकल है कि 8 होगा इसका आंसर। क्योंकि इसके अंदर जो ये जो 3 सतह रंगे वाले होते हैं, तो ये क्या है, कॉर्नर है, कोरे। कॉर्नर जो है, कोर जो है वो कितनी होगी, देखिए 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पीछे भी होगी यहाँ पे। तो ये 4 आगे 4 पीछे, तो इस प्रकार से 8। तो ये निश्चित है, यानी कि जो शीर्ष पर होंगे कोर पर, तो ये क्या है, निश्चित। अभी मैं बताता हूँ निश्चित क्यों लिखा है मैंने। अब इसमें 4 वाला होता तो, यानी कि एक आगे बढ़ा दिया इसको ऐसे ऐसे, और नीचे भी एक, यानी कि 4 4x4 जिसे कहते हैं, ये 3x3 है। उसी में 4x4 होता तो भी ये 3 रंगों वाले जो है शीर्ष वो 8 ही होंगे, क्योंकि कॉर्नर 8 होंगे सेम साइड में। अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूले लिखाता हूँ, ये तो निश्चित हो ही गया, ठीक है। अब देखिए इसके फॉर्मूले लिखिए आप। अब इसमें आएगा 2 सरफेस वाले, 2 सतह वाले, 2 सरफेस वाले जो रंगे हों, यानी कि कलर्ड हो। जाहिर सी बात है, रंग किया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है 12, यानी कि 12 n-2, n-2, ये इसका फॉर्मूला है। फिर है, अब n क्या है यहाँ पर, तो n जो है वो इसकी क्यूब की जो शेप है, यानी कि जैसे ये क्यूब है, इसको कितने भागों में काटा गया है, तो इसको 3x3, यानी कि 3x3 की शेप में ये कटा हुआ है। यानी कि 3 अलग अलग जो ये बॉक्स हैं, 1 2 3, और ऐसे भी अपने तिरछे करें तो 1 2 3, इस प्रकार से। तो 3x3, इसी में एक 4x4 भी होता है। आगे बहुत आगे इसमें बढ़ते जाते हैं, 4x4 3 5x5। तो 4x4 होता तो n की वैल्यू क्या होती, 4। तो इसमें क्या है, n की वैल्यू, इस क्यूब में n की वैल्यू है 3, ये आप याद रखेंगे। फिर है एक सतह रंगी हुई, यानी कि एक सरफेस रंगी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 की होल स्क्वायर। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर है केंद्रीय, केंद्रीय जो घन है, यानी कि क्यूब है, वो रंगहीन, यानी कि कोई कलर ना हो। जो सेंटर में होता है ये केंद्रीय, यानी कि सेंटर, सेंटरिंग क्यूब विदाउट कलर जो होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 की होल क्यूब, n-2 की होल क्यूब, यानी कि क्यूब जो है इसकी आगे। फिर है कुल घनों की संख्या, यानी कि कुल जो टोटल क्यूब्स हैं उनकी जो संख्या है, यानी कि ये बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से गिनेंगे तो टाइम लगेगा। तो उनकी जो संख्या है, नंबर्स कितने होंगे, तो n की क्यूब। तो n आपको मैंने बताया कि n जो है चेंज होता रहेगा जिस प्रकार से क्यूब चेंज होगा। तो ये 3x3 है तो n की वैल्यू 3, 4x4 होगा तो n की वैल्यू 4। तो इन्हीं जो फॉर्मूले हैं, इन्हीं के आधार पर अपने जो है इनके आंसर निकालेंगे। तो देखिए अब क्या है,
155 तक है, 5 क्वेश्चन है। तो ओनली वन फेस इज कलर्ड, केवल एक सतह ही रंगहीन यानी कि रंगीन हो, यानी कि एक सतह पूछी है। तो देखिए एक सतह रंगी हो तो 6 ब्रैकेट n-2 की होल स्क्वायर। तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 6 n की वैल्यू 3 है ही, 2 की होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 6, 1 की होल स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर 1 होती है, 6 गुणा 1 यानी कि 6 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए केवल एक सतह रंगीन हो तो इसमें 6 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले से देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये 6 है कौन से, तो ये 6 सेंटर ही हो गए। केवल एक सतह रंगी हो तो ये सेंटर 1 2 3, 3 अलग सतह पर होंगे तो 6 हो गए। अब देखिए फिर है कि ओनली 2 सरफेस आर कलर्ड, यानी कि 2 सतह रंगीन हो। तो 2 सतह का फॉर्मूला क्या है, 12, n की वैल्यू 3 माइनस 2। तो 3 में से 2 गए 1, 12 इंटू 1 तो कितना आ गया 12। 12 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 वाले कौन से हैं, तो मैं इसको येलो कलर से थोड़ा कर रहा हूँ। तो 2 वाले ये होते हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे, येलो नहीं तो इसके ऊपर मैं ब्लू कर देता हूँ। ये जैसे कि इसमें 2 कलर आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे, इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ये भी होगा और इधर भी होगा। इस प्रकार से ये 12 होंगे। फिर देखिए आगे है इसमें ये हो गए। फिर 153वां कि ओनली 3 सरफेस आर कलर्ड, यानी कि 3 सतह ही रंगीन हो। तो अभी बताया 3 के लिए तो निश्चित ही कर दिया, कोई भी क्यूब हो लेकिन सिमेट्री सेम होनी चाहिए। 3/3 में कटा हो या 4/4 में, 5/5 में, तो कितनी होगी 8। तो 8 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि 6 सतह रंगीन हो, यानी कि 6 की 6 सतह रंगीन हो। आप देखिए अंदाजा ही, आप इसको तो अंदाजे से ही कर सकते हैं कि 6 की 6 सतह रंगीन, यानी कि एक क्यूब है उसकी 6 साइड कैसे हो जाएगी, 6 की 6 सतह कैसे रंगीन कर सकते हैं अपने, यानी कि सारी की सारी अलग अलग कलर से हो। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 0। 0 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो लॉजिकल था बिल्कुल ही। फिर है कि नन ऑफ द सरफेस आर कलर्ड, यानी कि एक भी सतह रंगीन ना हो। तो एक भी सतह रंगीन ना हो, यानी कि अपनों को पूछा है एक भी सतह। तो एक भी रंगहीन का मतलब क्या होता है, विदाउट कलर, यानी कि रंगीन नहीं है, केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन रंगीन नहीं है तो इसका अपने को फॉर्मूला अपनों को पता है। तो एक भी सतह रंगीन ना हो तो अपने इसमें लगाएंगे कौन सा, n-2 की होल क्यूब वाला। तो इसमें 3 रखेंगे, इसकी जगह 2 की होल क्यूब, तो 1 की होल क्यूब क्या आएगी 1। तो 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से था। अब इसमें पूछ लेते हैं कि इसके अंदर जो है कुल घनों की संख्या। तो अपनों को पता है n की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि 3/3 का है ये। तो n की वैल्यू क्या है 3, 3 की होल क्यूब पूछा है, तो इसका आंसर होता 27। तो ये है 3/3, यानी कि 3/3, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये इस प्रकार से इसके जो है क्यूब के जो क्वेश्चन थे। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हो सकता है ये क्लास लंबी चल रही हो, लेकिन आपको इसमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आप इसमें अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए 156वां क्वेश्चन है, वो करते हैं अपने। अब देखिए इससे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा आप जब भी निकालें तो रफ पेज में आप क्या करेंगे, एक इस प्रकार से कंपास बना लीजिए, दिशा सूचकांक अपने एक इसमें इस प्रकार से दिशा सूचकांक जो है कंपास जो होता है वो बनाएंगे। तो इसमें ऑलवेज क्या अपने ऊपर की साइड नॉर्थ रखेंगे, एन लिख रहा हूं मैं, यानी कि उत्तर, और नीचे की साइड साउथ यानी कि दक्षिण, और इधर इसके नॉर्थ के जो है अपने राइट हैंड, अपने राइट हैंड साइड में आप याद रखेंगे, राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट यानी कि पूर्व।
और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये है दिशा सूचकांक। इसी से आगे जो आधारित जो 5-7 क्वेश्चन है ये तो वो सोल्व होंगे। तो देखिए इसी के आधार पर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए अपने करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ इसमें। तो एक इसमें व्यक्ति है, मान लीजिए कोई। अब ये है कंपास, ठीक है। अब देखिए ये इधर मुंह करके खड़ा है, किधर, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम में जो है वो मुंह करके जो है वो खड़ा है, यानी कि इधर मुंह करके खड़ा है। इसके बीच में उत्तर पश्चिम क्या होता है, इन दोनों के बीच में इधर मुंह करके, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब क्या है कि ये मुंह करके खड़ा है, तो वह घड़ी की दिशा में, यानी कि नॉर्थ क्लॉकवाइज जो है घड़ी की दिशा, यानी कि घड़ी किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से इधर 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 चलती है। तो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो देखिए 180 डिग्री अपनों को इसको घुमाना है। तो 180 देखिए इस प्रकार से ये खड़ा है उत्तर पश्चिम। तो देखिए मैं एक यहाँ पे छोटा ग्राफ और बनाता हूँ कि इस प्रकार से ये खड़ा है। तो इससे अपने डायरेक्ट ऐसे एक लाइन और निकाल लेंगे। तो ये क्या है, इस लाइन पे वो एक ऊपर अपने एक लंब डाला, तो ये हो गया इसका 90 डिग्री, यानी कि 90। अब 90 से 90 और चलाना है, यानी कि 180 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक और चलाना है। 90 चलाएंगे तो कितना चलेगा, तो 90 देखिए इतना चलेगा यहाँ तक, ये 90, ठीक है। अब एक 90 और चलाएंगे, तो 90 और चलाया तो यहाँ तक, यानी कि इस प्रकार से 180। तो 180 घड़ी की दिशा में चलाया इसको इधर, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ तक चलाया। तो अब इसका मुंह देखिए किधर की साइड हो गया, इधर की साइड। तो अपनों को ये पूछा है कि अब उसका मुंह किस साइड हो जाएगा। तो घड़ी की दिशा में 180 घुमाया, यानी कि यहाँ पे ये इस प्रकार से खड़ा था। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये 90 है तो ये बीच में 45 के बन गए। तो ये जैसे कि ये मान लीजिए 90 डिग्री है, या इसको मान लीजिए आप 90 डिग्री, आपको समझने में आसानी होगी। इसको आप 90 डिग्री मान लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 180, फिर ये 270 और ये 360। तो इस प्रकार से ये इधर तो खड़ा ही है 180, इसको इधर घड़ी की दिशा में घुमाया, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसका मुंह बताना है किधर की साइड हो गया। तो अब देखिए मैं इसमें कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इधर वाली साइड आ गई, ठीक है। और इधर देख रहा है, यानी कि इधर ऐसे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने क्या बताया था आपको, राइट हैंड साइड में ईस्ट यानी कि पूर्व होगा, और नीचे साउथ हमेशा यानी कि दक्षिण होगा। तो अब इसकी दिशा क्या है, तो दिशा आप देख सकते हैं इसकी, पहले अपने लेंगे दक्षिण फिर पूर्व, यानी कि जो बड़ी डायरेक्शन का मतलब है जो मेन डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण, वो पहले ली जाती है। तो अब आपकी इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, इसकी जो दिशा है तो वो क्या होगी, दक्षिण पूर्व, इधर की ओर देख रहे हैं। इधर थी जब क्या थी, उत्तर पश्चिम, और इधर क्या होगी, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सूर्योदय के समय, यानी कि द टाइम ऑफ सनराइज, यानी कि सनराइज का जब टाइम था, तो आपको पता है कि सूरज हमेशा किस दिशा से उगता है। तो देखिए मैं इसमें यहाँ पे एक सूरज इस प्रकार से बना देता हूँ, ये लो। तो देखिए सूरज हमेशा किस दिशा से उगता है, तो आपको पता है सूरज हमेशा पूर्व से उगता है। ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो इधर से ये उगेगा तो इसकी छाया हमेशा किधर पड़ेगी, इधर सामने की तरफ पड़ेगी इधर, यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इसकी जो छाया है तो वो शेडो जो है वो किधर पड़ेगी, हमेशा किधर जाएगी, इधर, यानी कि इसके विपरीत। जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, पूर्व में ये सूरज उगता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इसकी शेडो जो है वो छाया है वो किधर जाएगी, इधर, यानी कि यहाँ पर इसकी जो है वो शेडो बनेगी।
तो इसमें पूछा है कि सुरेश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी इसको मान लीजिए आप सुरेश है, ये कोई खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है और इसकी खंबे की छाया सुरेश की दाईं तरफ गिर रही है, यानी कि खंबे की छाया जो है वो सुरेश की दाईं तरफ गिर रही है। अब मान लीजिए कोई खंबा, यहाँ पर कोई खंबा होगा तो उसकी छाया यहीं गिरेगी, इधर वाली साइड ही, छाया हमेशा इधर ही गिरेगी इसकी सूरज की। अब सूर्य उदय का टाइम है ना, तो इसलिए तो किधर गिर रही है ये, पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में छाया गिर रही है। अब क्या पूछा है कि खंबे की छाया सुरेश के दाईं ओर गिर रही है। अब सुरेश किस तरह मुंह करके खड़ा होगा, आपको इसका अंदाजा लगाना है। तो अब ये सुरेश जो खड़ा है तो इसका आप ये समझ सकते हैं ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो किधर मुंह करके खड़ा हो कि इसका राइट हैंड क्या है, इधर वाली साइड आ जाए, तो आप देखेंगे कि ये इधर मुंह करके जब खड़ा होगा, किधर, इधर दक्षिण की तरफ जब मुंह करके खड़ा होगा, यानी कि अब तो ये सामने इधर देख रहा है, इधर देख रहे हैं। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि आप उत्तर के सामने खड़े हैं तो आप इधर देख रहे हैं, तो अब ये छाया देखिए आपकी किधर वाली साइड पड़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके सुरेश के कहाँ पड़ रही है, दाईं साइड, यानी कि सुरेश क्या है, इधर मुंह करके खड़ा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से सुरेश इधर मुंह करके खड़ा है। तो इसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो इधर मुंह करके सुरेश क्या है, खड़ा है। तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, यानी कि साउथ। तो सुरेश का मुंह है किस दिशा में है, तो छाया किधर गिर रही है इसकी, देखिए ये कोई खंबा है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ खंबा, तो कोई पोल है, पोल, तो इसकी छाया इधर वाली साइड गिर रही है। अब अगर देखिए इस प्रकार से ये खंबा है, इसकी छाया इधर इधर गिरी रही है, तो ये सुरेश क्या है, इधर खड़ा है, तो ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये इधर वाली साइड देख रहा है, कोई खंबा है उसकी छाया तो इधर गिरेगी, और ये इधर वाली साइड देख रहा है, तो किधर मुंह करके खड़ा है, ये दक्षिण में। देखिए आपको खुद को एज्यूम करके सोच लेना है कि मेरा राइट हैंड उस समय किधर होगा। तो आपको ये बात तो ध्यान ही रखनी है कि पूर्व से सूरज जो है वो उगता है, और पश्चिम की तरफ जब सूर्योदय होता है तो पश्चिम की तरफ उसकी सारी छाया जो है वो गिरती है। तो ये जो है इसका दक्षिण जो है, साउथ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपने, कि मोहन अपने घर से उत्तर की ओर, तो वैसे यही अपने एक दिशा, एक सूचकांक बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखिए उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर वाली साइड कितना चला है, 20 किलोमीटर। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि इधर वाली साइड मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि इधर जा रहा है, फिर दक्षिण नीचे की तरफ मुड़ के कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो बताइए कुल कितनी दूरी, तो कुल दूरी पूछी है, तो यानी कि टोटल करना है सबका। तो टोटल अपने कर लेते हैं, 20, 10 और 5, तो 5 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, फिर से मैं ऐसे ही बना रहा हूँ बड़ा, एक व्यक्ति है वो इधर चल रहा है पश्चिम की ओर, यानी कि ये पश्चिम होती है अपने को पता है, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो पश्चिम की तरफ चल रहा है। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं ये आप इधर वाली साइड जा रहे हैं, तो फिर अपने दाएं मुड़ जाता है। तो अब देखिए ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, यानी कि ये इसका बायां, ये इसका दायां, तो दाएं की तरफ मुड़ जाता है, इस प्रकार से मुड़ गया। अब देखिए दाएं की तरफ मुड़ा तो ये इसका राइट रहेगा और ये इसका लेफ्ट, यानी कि ये बायां ये दायां, दाएं की तरफ मुड़ गया, फिर दायां मुड़ गया, यानी कि वापस इधर की दायां मुड़ गया। तो ये देखिए वापस ये दायां रहेगा इसका, ये बायां, यानी कि लेफ्ट राइट, फिर अंत में फिर बाएं मुड़ गया, यानी कि इधर इधर जाता 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 फिर बाएं मुड़ गया, यानी कि ये लेफ्ट वापस मुड़ गया।
तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये देखिए अब किधर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नॉर्थ, यानी कि उत्तर की दिशा में जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर जा रहा है ये, आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप पश्चिम में जा रहे हैं, फिर अपने दाएं की साइड यानी कि राइट साइड मुड़ गए, फिर राइट साइड मुड़ गए, और फिर बाएं साइड मुड़ गए, लेफ्ट साइड मुड़ गए, तो ये अब किधर जा रहा है, उत्तर। तो उत्तर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नॉर्थ। अब देखिए 160वां क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर, मैं फिर ये बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा ग्राफ, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर 4 किमी की सवारी करता है। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, ठीक है, नीचे की तरफ, सेंटर मान लीजिए आप, ये सेंटर या यहीं से मान लीजिए, नीचे चला 4 किलोमीटर, फिर अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है। तो अब देखिए आपका दायां किधर होगा, इधर, ये राइट हो गया आपका, और ये लेफ्ट यानी कि बायां, ये क्या हो गया आपका बायां, और ये हो गया दायां। फिर अपने क्या है, ये बाईं तरफ मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर ये अब देखिए ये बाईं तरफ इधर मुड़ा है, तो ये तो इसका बायां ही रहेगा, और ये क्या हो गया दायां। फिर क्या मुड़ता है, ये बाईं तरफ इधर चला गया 2 किलोमीटर, और फिर दाईं तरफ नीचे की तरफ, ये राइट, ये लेफ्ट, और ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये देखिए अपने देखते हैं ऊपर, ये नीचे, अपने इसको वापस से करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। अब देखिए इसमें देखते हैं वापस से, ये पूर्व और ये है साउथ यानी कि दक्षिण। अब देखिए कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, यानी कि साउथ की तरफ 4 किलोमीटर आया, तो आप इसको खुद को एज्यूम कर सकते हैं कि आप साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की साइड जो आपका ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं आप, तो नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, राइट, और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया था, तो वापस करते हैं इसको। देखिए तो ऊपर की तरफ जो आपके लेफ्ट राइट है वो नीचे की तरफ उल्टे हो जाएंगे, तो ये जो इधर वाली साइड जो आपका राइट था वो इधर आ जाएगा, और ये लेफ्ट। तो अब आप इधर जाएंगे, यानी 2 किलोमीटर आपकी बाईं ओर, तो ये बाईं ओर आपकी 2 किलोमीटर आप अपनी बाईं ओर जाएंगे, तो ये आपका लेफ्ट ही रहेगा और ये राइट हो जाएगा। अब देखिए आपको किधर जाना है, फिर दाईं ओर आप 4 किलोमीटर और जाते हैं, तो ये 4 किमी आप दाईं ओर और जाते हैं। तो देखिए वापस इधर वाली साइड आएंगे, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट, यानी कि ये दाईं और ये बाईं। तो अब आपको पूछा है कि अब आप किस दिशा में हैं, तो आप वापस उसी दिशा में आगे जिस दिशा में पहले आए थे, तो ये वापस दक्षिण दिशा जो है वो आ गई। दक्षिण जो है वो इसका राइट आंसर, साउथ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब ये कुछ वापस से उसी प्रकार से इसमें अपनों को भिन्न बताने होते हैं। जैसे उसमें पहले अपनों ने जो आकृति वाले किए थे उसमें क्या था, उसमें अपनों को नेक्स्ट आकृति क्या आएगी वो बताना था, यानी कि नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा। तो इसमें क्या है, कुछ नंबर सिंबल पिक्चर दिए गए हैं, उनमें से डिफरेंट बताने हैं कौन से हैं। 3 सेम कंडीशंस होगी, 3 सेम नहीं होंगे, एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, तीनों की कंडीशन कुछ तरह से मतलब मिलेगी, और एक की कंडीशन जो है कुछ सिम्बोलिकली और कुछ अलग तरीके से चेंज हो जाएगी। तो अब अपने देखते हैं, तो अब इसमें अपने पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है, यानी कि एक कोई निश्चित तरीका होगा उससे समान होगी। विकल्प संख्या, संख्या, चिन्ह, चित्र या अन्य 3 से भिन्न है और एक अलग भिन्न होगी। तो अंततः आप इस आकृति को चुनिए, यानी कि भिन्न को चुनना है। अब देखिए किस प्रकार से सेम होगी। तो इसमें चारों आकृतियां आपको देखनी होगी। तो पहली जो आकृति है उसमें देखिए, आप इसमें ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये एक कॉर्नर में है और बाकी सब क्या है, भुजा के ऊपर तीर कर रहे हैं, तीर भुजा के ऊपर है। तो आपने इसको ए को टिक कर दिया, लेकिन ये यही गलत हो जाएगा क्योंकि आपने इसको गौर से फिर देखा ही नहीं। आपने देखा कि तीर एक कॉर्नर में है, बाकी सब भुजा के ऊपर है, तो एक जो है वो गलत हो, एक मतलब भिन्न हो गया, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अब इसमें और क्या देखना था, आपको देखना था कि ये डॉट जो है वो ये टी पॉइंट जो बना हुआ है उसके एकदम सीध में है, यानी कि एकदम सीध में आप देख सकते हैं। ये देखिए डॉट टी पॉइंट के एकदम सीध में, डॉट टी पॉइंट के एकदम सीध में। लेकिन इसमें देखिए डॉट टी पॉइंट के एकदम सीध में नहीं है, जबकि उससे नीचे खिसक गई है थोड़ी सी, तो ये इसमें भिन्न हो जाएगा। आप इस सीधी कॉर्नर और भुजा के आधार पर कर देते तो वो आपका गलत आंसर हो जाता, जबकि उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी जो है मिल रही थी, यानी कि काफ़ी उभयनिष्ठ थे। तो ये जो है थर्ड जो है वो इसमें गलत हो जाएगा, मतलब भिन्न हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे है 172वां। तो इसमें आप देखेंगे कि एक स्क्वायर है, ये वर्ग है और इसके बीच में एक लाइन, फिर ये एक पेंटागन है यानी कि 5 भुजा वाला, तो इसके बीच में एक लाइन, फिर एक ट्रायंगल त्रिभुज है तो इसके यहाँ पे लाइन, और ये एक स्क्वायर, ये एक स्पेरिकल है तो इसके यहाँ पर लाइन, यानी कि गोले के बीच में लाइन। तो आप ये देखिए कि इन 3 में आप इनको फोल्ड करेंगे तो एक के ऊपर एक आकृति आ जाएगी, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में कटे हुए हैं तो एक के ऊपर एक आ जाएगी। लेकिन जब इसमें ये लाइन होती है जब तो ये ठीक था, लेकिन अब इसमें लाइन कौन सी है, ये, तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये तो यहाँ तक ही आएगा, तो ये इससे भिन्न हो गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये अलग आ गए कुछ क्वेश्चन कि नीचे दी गई सारणी में स्तंभ ए, स्तंभ बी, यानी कि कॉलम ए, कॉलम 2, तो कॉलम 1 में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को स्तंभ सेकंड, यानी कि जो कॉलम सेकंड है उसमें लिखे गए जो अंक है उनसे मतलब गहनता अध्ययन करना है, यानी कि डीपली स्टडी करनी है उनकी। तो स्टडी करके और उसके बाद में आपको आंसर देने हैं। तो स्टडी अब ऐसे तो है नहीं अपने वहाँ पर सारों के लिखने के, जैसे CLOUD का अपने उन्हें लिख लिया DURX और S, यानी कि L का U है और O का R है, तो इस प्रकार से ये जो आंसर अपने जल्दबाजी में करेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा किससे किए जाते हैं, ये किए जाते हैं जो क्वेश्चन है अपनों को दिए गए हैं उनके आधार पर। तो अपनों को देखिए कोड 3 ही पूछे गए हैं, N, O और S, इनका ही अपनों को बताना है कि सिंबल क्या है। बाकी अपनों को नहीं जांचने के क्या किसका क्या है, अपनों को ज़्यादा नहीं देखना। तो इनको निकालने के लिए क्या मेथड होगा, तो इसमें देखिए इसमें O कितने नंबर पर है, 3 पर, तो इसमें 3 पर क्या है R, जबकि इसमें 2 O है और R कहीं अपनों को दिखाई नहीं दे रहा। तो अपनों को क्या इसमें कंपैरिजन करनी होती है, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो इसमें डबल है तो इसमें देखिए O डबल है तो X भी डबल है, और यहाँ पर देखिए O है तो X भी है, यानी कि ये इसमें कॉमन आ गया, तो O का क्या हो जाएगा X। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर देखिए N का निकालते हैं अपने। अब देखिए N का यहाँ पर क्या दिखा रहा है V, जबकि N एक स्पेलिंग में और होगा तो SUN सन में, तो सन के अंदर यहाँ पर तो V कहीं है ही नहीं। यहाँ पे क्या है W, जो इसके अंदर कॉमन है। आप अपने इसमें मून और सन में देखेंगे कॉमन क्या है W, और W भी इसमें है, तो N का क्या हो गया W। आप इनको उस तरीके से नहीं निकाल सकते जैसे कई रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स में ऐसे CLOUD आगे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए तो वो आपको दिखाऊंगा। अब इसका N का W आ गया। फिर S का पूछा है तो S देखिए 3 स्पेलिंग्स में है, 1 2 3,
तीन स्पेलिंगों में क्या है, एस है। तो अपनों को ये देखना है कि अब एस का क्या होगा। तो तीनों में जो कॉमन है वो देखना है। तो देखिए एस के वाई, टी तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि टी बाकी दो में है नहीं। तो है क्या, बी। बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बी तीनों के अंदर है, तो एस का क्या हो जाएगा, बी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं कंपैरिजन से, यानी कि स्पेलिंग के अंदर कंपैरिजन करके ये क्वेश्चन किए जाते हैं कॉलम सेकंड के अंदर। तो एन का क्या हो गया, डब्ल्यू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओ का क्या हो गया, एक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एस का क्या हो गया, बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या है किए जाते हैं। अब है मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि कोई चीज़ मिरर के अंदर कैसी दिखती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति खड़ा है, इसके हाथ में ये इस प्रकार से है, तो इसको ऐसे मिरर में दिखाया। ये मिरर में क्या देखेगा अपने आप को, तो मिरर में ये अपने आप को इस प्रकार से देखेगा, इस प्रकार से। यानी कि ये पूरी जो इमेज है, इमेज पूरी ऐसे एक प्रकार से पलट के आपको दूसरी साइड रखनी होती है। यानी कि मान लीजिए ये एम लिखा हुआ है, तो एम की मिरर इमेज क्या है, तो एम का ये इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो एम की मिरर इमेज एम ही है। अब मान लीजिए कुछ और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 3 लिखा गया है, तो 3 की मिरर इमेज क्या है, तो आपको इस कॉर्नर को पकड़ के बस ऐसे इधर वाली साइड ऐसे लिखना है, इधर वाली साइड। तो ऐसे इधर कॉर्नर आ गया, तो अब ये तीनों कॉर्नर ऐसे आएंगे, तो ये इसकी मिरर इमेज होगी। इसी प्रकार से इसको एक प्रकार से लिखना होता है। तो ऐसे ही देखिए इसमें क्या है, एक अपनों को क्यू दिया गया है और एक ऐसे ही इस प्रकार से, देखिए ये क्यू मैंने दूसरा बना दिया। एक अपनों को क्या है, इसमें इस प्रकार से क्यू दिया गया है और एक इस प्रकार की आकृति दी गई है। अब अपनों को करना क्या है इसमें मिरर इमेज में, मैंने आपको बताया इस साइड को पकड़ लीजिए, इस साइड को यहाँ से पलट के यहाँ पर लिखनी है। यानी कि ये साइड इधर पहले आनी चाहिए, तो ये डंडा तो आएगा और ये इधर, ये आगे इधर वाली साइड। और इस साइड में क्या होगा, ये देखिए, और ये नज़दीक, तो ये नज़दीक तो होगा ही, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इधर वाली साइड आ जाएगा, तो इधर वाली साइड डंडा पहले और ये इधर वाली साइड। तो ये ऐसे है, ये बीच में मैंने गैप दे दिया, लेकिन ये इकट्ठे हैं ऐसे, इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये इसकी मिरर इमेज होगी। अब यहाँ पर भी मिरर इमेज है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PAM, PAM। और जो शीशा जो है, मिरर जो है वो यहाँ पर रख दिया। यानी कि आपको ऊपर वाली साइड बतानी है, यहाँ पर क्या बनेगा। तो कुछ नहीं है, इनके ये नीचे वाली साइड्स है ना, इनको पकड़ पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाओ, यानी कि इनको उल्टे लटका दीजिए। तो उल्टा लटकाएंगे तो P कुछ इस प्रकार से दिखेगा, A जो है वो इस प्रकार से दिखेगा, और M जो है वो इस प्रकार से दिखेगा। तो यही शेप जो है वो आपको देखनी है। यानी कि इनकी टांगों को पकड़ के ऊपर लटका दीजिए, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से दिखेंगे, तो ये देखिए इसमें इसकी टांगें नीचे हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें भी इसकी नीचे है तो गलत, 2 की नीचे है, इसमें भी 2 की है, तो इसमें तीनों की ऊपर टांगे हैं। और हो सकता है कई बार इसमें, अब टांगों से ऐसे मत समझ लेना कि ये भी हो जाएगा सही, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसका सर तो इधर ही रहेगा, क्योंकि इसको पलट के ऐसे ऊपर ही तो रखा है इसे एक प्रकार से। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब लिखा गया 9, इधर मिरर इमेज। तो नए को देखिए इधर से पकड़ के बस एक प्रकार से इधर, आप पेपर को फोल्ड करके देख सकते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए इधर वाली साइड आएगा, तो ये ऐसे डंडा तो ये आएगा ही, और नए एकदम ऐसे, यानी कि नए इधर वाली साइड, और वह इस प्रकार से नज़दीक वाला नज़दीक, दूर वाला दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। 1 नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वाटर इमेज भी होती है। वाटर इमेज में क्या है, पानी यहाँ नीचे रखा गया होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए A लिखा है और यहाँ पर क्या है, ये वाटर है, यानी कि जल प्रतिबिंब जो है। तो इसमें इसकी छवि कैसी बनेगी, तो ये ऐसे आ जाएगा नीचे,
ऐसे ही दिखेगा। आपने मान लीजिए आप अपनी शक्ल देख रहे हैं तो इसमें ऐसे ही दिखेगी। अब बी है, बी जो है इसकी अब मिरर इमेज जब अपने निकालते हैं बी की, लेकिन वाटर इमेज देखिए कैसे होती है। वाटर इमेज बी की निकालेंगे तो ऐसे आएगी बी, यानी कि ऊपर वाला नीचे, मतलब ऐसे पलट जाएगा। लेकिन जब बी की अपने मिरर इमेज निकालते हैं तो बी हो जाता है चेंज, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा। ये वाटर इमेज भी आपको कोई क्लास में आपको बना के समझाएंगे। हाँ, ये जो है ये क्वेश्चन आप इसमें, ये क्वेश्चन जो है ये वाटर इमेज का भी हो सकता है, यानी कि जल प्रतिबिंब जो है उसका भी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे पानी रखा गया है तो इसमें इसको देखेंगे तो क्या है, ये सारी पलट जाएगी। तो इस प्रकार से ये है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि एक सांकेतिक भाषा में स्लेट SLATE को 59436 लिखा गया है और माउस को 27156 यानी कि 27156 लिखा गया है, तो लोटस को क्या लिखेंगे। अब आपको लोटस जो है वो इन दोनों स्पेलिंगों के अंदर ही मिलेगा, स्लेट और माउस में। अब देखिए दोनों स्पेलिंगों के अंदर कैसे बनेगा, तो SLATE स्लेट, कोड क्या लिखा हुआ है 59436, और इसी प्रकार से लिखा हुआ है माउस MOUSE। तो M का क्या कोड है 27156। तो निकालना क्या है LOTUS। तो देखिए L का क्या कोड है, यहाँ पर L में क्या है 9, तो 9 लिख देंगे। O का यानी माउस के अंदर O है तो इसका क्या कोड है 7, तो 7 लिख देंगे। T इसके स्लेट के अंदर है तो T का क्या कोड है 3, तो 3 लिख देंगे। U किसके अंदर है माउस के अंदर, तो U का क्या कोड है 1, 1 लिख देंगे। S किसके अंदर है, S दोनों के अंदर है तो इसके अंदर S का क्या है 5 और इसके अंदर भी S का क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 97,315। तो 97,315 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97,315 फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये है, इसमें देखिए मोबाइल, MOBILE, मोबाइल को क्या लिखा गया है LNAHKD, इस प्रकार से कुछ लिखा गया है। तो फोन को क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये तो अलग ही आ गया, मतलब कुछ कोड, मतलब इंग्लिश का इंग्लिश में दे दिया है, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट में। तो इसमें देखिए इसमें है क्या, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए ABCD लिखी हुई है हमारे पास पहले से, क्योंकि क्लास पहले भी रीजनिंग की MAT की बनाई गई है। तो देखिए इसमें क्या है, M का कोड वर्ड क्या है L, और O का क्या है N, ठीक है, और B का है A, I का है H, और L का क्या है K, और E का है D। तो देखिए इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा वापस लिखता हूँ मैं इसको MOBILE, इसके नीचे लिखता हूँ ये LNAHKD। तो इसी प्रकार से अपनों को फ़ोन का लिखना है। तो देखिए इसको नीचे ये लिखा गया है, तो M की जगह क्या लिखा गया है L, तो M है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ब्लू कलर से शो करके दिखा रहा हूँ। इस ABCD के जो चार्ट है उस पर फोकस कीजिएगा आप। तो M का जो है वो 1 कदम पीछे L लिखा गया है, और O का जो है 1 कदम आगे, 1 कदम पीछे ही है। वैसे ये मतलब आगे तो ऐसे है कि ABCD कुछ रीजनिंग की टाइप से लिखा गया है, तो ये 1 कदम पीछे ही है। N के बाद में O आता है तो 1 कदम पीछे N लिखा गया है। फिर B का 1 कदम पीछे A। तो इसी प्रकार से I का आप देख सकते हैं ये देखिए I का आप देख सकते हैं I का 1 कदम पीछे H,
एल का एक कदम पीछे के, ई का एक कदम पीछे डी। तो यानी कि एक के कदम पीछे लिखा गया है, यानी कि एम में से -1 किया गया है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो एम कितने पर आता है, तो आप देखिए 14 पर, ओ कितने पर आता है 12 पर, बी आता है अपने 2 पर, और आई अपने आता है जैसे कि 9 पर, और ये कितने पर आता है, एल आता है अपने जैसे कि 12 पर, और ई आता है अपने 5 पर। तो ये नीचे क्या है, एक के कम करके 4, ये 11, और ये 8, फिर ये 1, फिर ये 11, फिर ये 13। तो इस प्रकार से ये ये क्या है, ये मैंने एम तो आपको क्या बताया था 14, ये क्या है 15, ओ जो है वो 15, ठीक है, 15 से एक कम 14, एम ये 13 है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एम क्या है 13, एम है 13। तो ये है, तो एक एक कदम जो है पीछे करके आपको बताया गया है। तो एल यहाँ पे क्या है 12, तो एक एक कदम पीछे। तो ऐसे ही आपको इसका लिखना है, तो पी का एक कदम पीछे करना है। यानी देखिए आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि पी कितने पर आता है 16 पर, एच 8 पर, ओ यहाँ पे दिया ही गया है कितने पर 15 पर, ओ 15 पर, एन क्या है 14 पर, और ई कितने पर आता है 5 पर। तो अपनों को एक एक कदम पीछे लिखना है, तो फिर क्या आएगा 15, 7, 14, 13, और यहाँ पर क्या है 4, इस प्रकार से आ जाएगा। तो 15 पर क्या आता है, 15 पर आता है ओ, 7 पर जी, 14 पर एन, और 13 पर अपने क्या आता है एम, और 4 पर डी। तो इस प्रकार से जो है वो इसका आंसर आ जाएगा एक एक कदम पीछे करके। तो ओ जी एन एम डी, तो 3 नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्लास थी वो यहीं पर जो है वो एंड होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो किए हैं अलग अलग टाइप के। इसमें डायरेक्शन, मिरर इमेज, जो फिगर्स के, और लगभग सभी प्रकार के लगभग क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के आ चुके हैं। तो ये जो क्लास है हो सकता है काफ़ी लंबी हो गई हो, लेकिन इसमें आपको लगभग रीजनिंग के हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी बेसिक रीजनिंग की। इससे ऊपर लेवल की भी जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, स्कॉलरशिप्स एग्ज़ाम्स में इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने साथीगणों में और छोटे बच्चों में अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वो ऐसी पजल्स की जो ये एक टॉपिक है रीजनिंग, उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखाएं और इसे सॉल्व कर सकें। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में धन्यवाद।